हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज से हम बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। ये स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में जो है वीडियोस मिल जाती है, बट हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए वीडियोस अवेलेबल थोड़ी कम रहती है, इसलिए हम पूरा कोर्स जो है हिंदी में लेके आ रहे हैं, ठीक है। बिजनेस का जो पेपर है उसके लिए काफी टाइम है, तो इतने में हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम वीडियोस हम कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका जो चैप्टर है बेटा, वो है आपका प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। जो प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व ये चैप्टर है, इसके अंदर आपके 4 सब यूनिट्स हैं। कितने? ये जो है ना, इसके अंदर 4 सब यूनिट्स हैं, जिसमें पहला आपका आता है प्रबंध एक परिचय। प्रबंध एक परिचय ये आपका है, सिंपल सा बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। लाइन बाय लाइन हम चैप्टर्स को खत्म करेंगे जहां तक हो सके, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट ही कर लेते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहले हमारे पास पहली जो यहाँ पे डेफिनेशन है वो है बेटा प्रबंध की। प्रबंध यानी मैनेजमेंट। क्या है बेटा? मैनेजमेंट क्या होता है? तो उसने बोला प्रबंध से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है, यानी ये इससे अभिप्राय उस प्रोसेस से है जिसमें काम को कुशल एवं प्रभावी ढंग से, कुशल मतलब होता है एफिशिएंसी और प्रभावी मतलब इफेक्टिवनेस, तो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस तरीके से करने के लिए कार्यों के समूह यानी जो फंक्शंस है, फंक्शंस कौन कौन से? नियोजन, जिसको इंग्लिश में प्लानिंग कहते हैं। बेटा आपको जहां जहां मैं इंग्लिश के वर्ड लिख रहा हूं वो आपको पता होनी चाहिए, यानी इतनी तो बेसिक आपको इंग्लिश पता होनी चाहिए। इसलिए मैं इंग्लिश के यहाँ पे वर्ड्स लिख रहा हूं ताकि आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाओगे ना, आप भी तो बना रहे होंगे नोट्स, तो आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए और जहां जहां मैं इंग्लिश के वर्ड यूज करूंगा तो आप भी करिए। ज्यादा यूज नहीं करेंगे, बट जितना हमें पता होना चाहिए, ठीक है, एक मतलब जनरल वे में, तो उतना आपको लिखना ही लिखना है। तो प्रबंध से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें काम को कुशल एवं प्रभावी ढंग से करने के लिए, यानी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस वे में करने के लिए, इफेक्टिव वे में करने के लिए कार्यों के समूह, नियोजन यानी प्लानिंग, संगठन यानी ऑर्गेनाइजिंग, नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग, निर्देशन यानी डायरेक्टिंग और नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग। तो नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, इसको क्या करना? को संपन्न करना है, को संपन्न किया जाता है। तो उसने यहां पे बोला प्रबंध से अभिप्राय उस प्रक्रिया से, उस प्रोसेस से है जिसमें काम को कुशल एवं प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्यों के समूह, जो हमारा नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण है, को संपन्न किया जाता है। इसका मतलब ये जो 5 है, ये आपका क्या? कार्यों के समूह है बेटा। क्या है? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है बेटा। अगर आपसे कोई पूछेगा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यानी प्रबंध के जो कार्य है, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपका नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। क्लियर हो गया? तो बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन है जो कि आपको याद रखनी है, और इसी तरह से आपको लिखनी है अभी आप अपने नोट्स में कि प्रबंध से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें काम को कुशल एवं प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्यों के समूह, जो नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण है, को संपन्न किया जाता है। अब इस डेफिनेशन में जो हमारे पास पॉइंट आया हुआ है, कुशल और प्रभावी होता क्या है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुशल और प्रभावी जो ढंग है, यानी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस है, इसके बीच में अंतर है तो है क्या। आगे देखिए, मैंने कहा था कुशलता और प्रभावपूर्णता, यानी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है, वो जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अर्थ की। तो कुशलता से अभिप्राय काम को न्यूनतम लागत पर पूरा करने से, यानी कॉस्ट कम आए, मतलब वेस्टेज नहीं करना आपको, ठीक है, तो उस पर अगर आप काम को पूरा करते हो तो उसे कुशलता कहते हैं। तो दोबारा बोल रहा हूं, कुशलता से अभिप्राय काम को न्यूनतम लागत पर, न्यूनतम लागत का मतलब होता है एफिशिएंटली, बहुत अच्छे तरीके से काम करो ताकि जो तोड़ फोड़, जो वेस्टेज होती है, ये ना हो और अच्छे आपका ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बने। तो ये काम करता है कुशलता वाला पॉइंट, ठीक है ना। जबकि प्रभावपूर्णता में होता है, प्रभावपूर्णता से अभिप्राय काम को समय पर पूरा करने से है, चाहे कितनी ही लागत क्यों ना आ जाए। यानी यहां पे जैसे हम बोलते नहीं है, मुझे आज शाम तक ये काम चाहिए किसी भी कीमत पे, चाहे कितनी भी कुछ भी करो, तुम जमीन तोड़ो, मतलब आसमान में जाओ, जहां से मर्जी सामान खरीदो, जो मर्जी करो, बट मुझे शाम तक कंप्लीट चाहिए काम। तो ये होता प्रभावपूर्णता, जिसमें क्या होता है कॉस्ट आपकी ज्यादा लग जाती है, ठीक है। तो इसको कॉस्ट है कितनी भी लग जाए उससे कोई मैटर नहीं है, बट उसको टाइम पे काम चाहिए। तो टाइम पे काम चाहिए तो वो प्रभावपूर्णता होता है कि मुझे आज शाम तक काम चाहिए, मुझे 2 बजे तक काम चाहिए, होता है ना, चाहे कितनी भी लागत पैसे लग जाए कोई बात नहीं, बट मुझे काम चाहिए। तो समय पर काम पूरा करवाना, चाहे फिर कितनी भी लागत लग जाए, तो उसे कहते हैं प्रभावपूर्णता। मगर आप अपने लागत को न्यूनतम करना चाहते हो तो इसका मतलब आपको एफिशिएंटली, बहुत अच्छे ढंग से काम करना पड़ेगा, उसको कहते हैं कुशलता।
तो कुशलता से अभिप्राय काम को न्यूनतम लागत पर पूरा करने से है, जबकि प्रभावपूर्णता से अभिप्राय काम को समय पर पूरा करने से है, चाहे कितनी ही लागत क्यों ना आए। क्लियर। उसके बाद आधारित की बात करें तो कुशलता रणनीति पर, स्ट्रैटेजी पर आधारित होती है। कुशलता किस पर आधारित होती है? रणनीति। रणनीति मतलब स्ट्रैटेजी पर आधारित होती है, जबकि प्रभावपूर्णता संचालन यानी ऑपरेशन पर, किस पे? ऑपरेशन पर आधारित होती है। तो ये संचालन पर आधारित है, ये रणनीति पर आधारित है। उसका केंद्रित की बात करें, यह न्यूनतम लागत यानी जो कॉस्ट है वो कम आए उस पर ध्यान देती है, और संसाधनों अथवा प्रयासों की कम से कम बर्बादी, यानी जो आपके रिसोर्सेज है, जो आपके एफर्ट, जो आप एफर्ट लगा रहे हो उसका कम से कम बर्बादी के साथ कार्य को सही ढंग से करने पर केंद्रित है। यानी ये क्या कह रहा है? कुशलता कह रहा है कि भाई कुछ इस तरह से काम करो कि लागत भी कम आए, ठीक है, और जो आप एफर्ट दे रहे हो, ठीक है, एफर्ट वो भी बर्बाद ना जाए। मतलब मैं आज एफर्ट दे रहा हूं, वो कल काम पूरा ना हो तो फिर बेकार बात है ना। तो ये कह रहा है कि एफर्ट भी आपका बेकार नहीं जाना चाहिए, प्रयास भी बेकार नहीं जाना चाहिए, और रिसोर्सेज भी खराब नहीं होने चाहिए, बर्बाद नहीं होने चाहिए, वेस्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो उसकी बात कर रहा है। तो उसने बोला यह न्यूनतम लागत और संसाधनों अथवा प्रयासों की कम से कम बर्बादी के साथ कार्य को सही ढंग से करने पर केंद्रित है, जबकि यह समय पर परिणाम प्राप्त करने पर केंद्रित है, यानी बिल्कुल टाइम पे रिजल्ट मिल जाए आपको, ये उससे रिलेटेड है। दोबारा बोल रहे हैं यहां से, कुशलता से अभिप्राय काम को न्यूनतम लागत तक पूरा करने से है, जबकि प्रभावपूर्णता से अभिप्राय काम को समय पर पूरा करने से है, चाहे फिर लागत कितनी भी क्यों ना आए। क्लियर हो गया। कुशलता रणनीति पर आधारित होती है, प्रभावपूर्णता संचालन पर आधारित होता है, ठीक है। ये स्ट्रेटजी पर आधारित है, ये ऑपरेशन पर आधारित होता है, ठीक है ना। यह न्यूनतम लागत और संसाधनों अथवा प्रयासों की कम से कम बर्बादी के साथ कार्य को सही ढंग से अच्छे तरीके से करने पर केंद्रित है, जबकि यह समय पर परिणाम ज्ञात करने पर केंद्रित है। अगर हम मुख्य केंद्र की बात करें तो मेन जो केंद्र है इसका वो लागत है, इसका मेन केंद्र क्या है? समय है। उसके बाद उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य लागत लाभ विश्लेषण करना है। लागत लाभ विश्लेषण मतलब होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मतलब इस तरह से आपको काम करना है कि आपकी जो लागत है, जो कॉस्ट है वो कम आए और बेनिफिट क्या ज्यादा हो जाए, यानी लाभ ज्यादा हो और लागत कम हो। तो इसकी बात, इसका विश्लेषण करना है, जबकि इसका उद्देश्य अंतिम परिणामों को समय पर, ये फाइनल रिजल्ट है उसको टाइम पर प्राप्त करना है। मतलब जो मुझे एंड का जो रिजल्ट चाहिए वो टाइम पे चाहिए, तो उसको कहते हैं यहाँ पे प्रभावपूर्णता, ठीक है ना। समय अवधि यहाँ पे अल्पावधि होती है। क्या होती है बेटा? अल्पावधि होती है। यहाँ पे समय अवधि की बात करते हैं, दीर्घ अवधि की बात करता है। किसकी बात करता है? ये शॉर्ट रन, ये लॉन्ग रन, ठीक है। ये शॉर्ट रन की बात कर रहा है और ये किसकी बात कर रहा है? लॉन्ग रन की बात कर रहा है। समझ में आ गया? तो ये तकरीबन 6 पॉइंट थे जो मैंने आपको यहाँ पे समझाए, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखिए, इसमें आ गया अपना प्रबंध की विशेषताएं। अगला जो हमारे पास है वो प्रबंध की विशेषताएं है। अभी तक हमने प्रबंध की डेफिनेशन पढ़ी, उसके 5 फंक्शंस के बारे में जाना कि ये 5 फंक्शंस होते हैं इसके, और उसके बाद हमने जाना कि प्रबंध की विशेषताएं, अब कुशलता और प्रभावपूर्णता के बीच में जो अंतर था वो जाना, और अब हम जानने जा रहे हैं प्रबंध की विशेषताएं कि प्रबंध की विशेषताएं होती क्या है। क्लियर हो गया। सबसे पहला, प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है, यानी प्रबंध जो है ना वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। बेटा प्रबंध क्या बोला? उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया। उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया का मतलब होता है कि प्रबंध इसलिए किया जाता है ताकि किसी उद्देश्य को, जो आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो आपका जो ना आपने उद्देश्य सेट कर रखा माइंड में, उसको अचीव किया जा सके, ठीक है ना। देखो आप 12th क्लास में पहुंच गए हो तो आपको बनाने की आदत भी आनी चाहिए, याद रखना, इन पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कि प्रबंध क्या है? उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है, क्योंकि प्रबंध इसलिए किया जा सकता है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन यानी जो संगठन के जो उद्देश्य है का जो उद्देश्य है उसको क्या कर सके? प्राप्त कर सके। तो यहाँ पे पॉइंट है, प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। नंबर 2 यहाँ पे है कि प्रबंध सर्वव्यापक है, यानी हर जगह प्रबंध है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे प्रबंध ना हो। तो उसने यहाँ पे लिखा भी है कि किसी भी कोई भी क्रिया लेके आ जाओ, चाहे वो घर की क्यों ना हो, घर में भी ना, आप अपने घर में देखोगे एक मैनेजमेंट चलता है, हर जगह मैनेजमेंट चलता है। अगर कहीं भी, अगर जहां पे मैनेजमेंट नहीं होगा ना, समझ जाना कुछ भी नहीं बचेगा। मतलब क्या बचेगा? जीरो। तो उसने बोला किसी भी क्रिया में से प्रबंध को घटा दिया जाए। अब वो कोई भी क्रिया हो सकती है, आपके घर की हो सकती है, ऑफिस की हो सकती है, कहीं की भी कोई भी क्रिया में से अगर आप प्रबंध हटा दो, मैनेजमेंट हटा दो, तो शेष कुछ भी नहीं बचता। तो इसका मतलब इवन घर में भी हमारा प्रबंध चलता है, मैनेजमेंट चलता है कि हमें इस तरह से ये करना है, ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे वो करना है, हर चीज का प्रबंध है यहाँ पे। तो प्रबंध 2 चीजें बोल रहा है। पहले तो ये उद्देश्य प्रधान, क्या बोल रहा है? उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया मतलब किसी गोल को अचीव करने से रिलेटेड होता है।
इसीलिए किया जाता है। नंबर 2 उसने बोला प्रबंध सर्वव्यापक है, हर जगह प्रबंध, यानी किसी भी क्रिया में से अगर प्रबंध को हटा दिया जाए यानी घटा दिया जाए तो शेष कुछ भी नहीं बचता, शेष कुछ भी नहीं बचता। उसके बाद इसने बोला प्रबंध बहुआयामी है, यानी मल्टी डायमेंशनल है। क्यों है बहुआयामी? क्योंकि इसके अंदर काम का प्रबंध भी होता है, यानी जो वर्क है ना उसका भी प्रबंध करना पड़ता है कि इस काम को कैसे किया जाए और कौन करेगा, सब कुछ देखना पड़ता है। तो काम का प्रबंध हो गया, लोगों का प्रबंध की मतलब कि जो लोग है वहां पे, ठीक है ना, जो काम कर रहे हैं इंडिविजुअल्स एंड ऑल जो भी है, उनका भी क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है कि इतने बंदे यहाँ रखना है, इस बंदे को यहाँ रखना है, ये बंदा इस चीज में अच्छा है तो उसको यहाँ रख दो। तो उसका मतलब काम का प्रबंध भी हो रहा है, लोगों का प्रबंध भी हो रहा है। उसके अलावा परिचालन प्रबंध, इसके ब्रैकेट में लिख लो चाहे तो। परिचालन मतलब होता है कि जब जैसे अपने प्रोसेस होते हैं ना, प्रोसेस, उससे रिलेटेड ये यहाँ पे है। परिचालन प्रबंध किससे रिलेटेड है? ये आपका, इसका मतलब होता है कि ऑपरेशन का मैनेजमेंट करना या प्रोसेस का मैनेजमेंट करना, कि जो कच्चे माल को तैयार माल में, देखो कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल होता है, उसको तैयार माल में परिवर्तित करना पड़ता है ना। तो इसको परिवर्तित करते वक्त पूरी प्रोसेस लगती है, तो उस प्रोसेस का भी क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है, हर चीज का मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो लोगों का प्रबंध हो गया, काम का प्रबंध हो गया, और परिचालन मतलब जो ऑपरेशन है, जो प्रोसेस जो चलने जा रही है कच्चे माल को परिवर्तित तैयार माल में परिवर्तित करने की, उसका भी प्रबंध करना होता है। तो 3 पॉइंट आपको समझने चाहिए। प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है, गोल को अचीव करने से रिलेटेड है। प्रबंध सर्वव्यापक है, हर जगह प्रबंध है। कहीं से अगर किसी भी क्रिया में से आप प्रबंध को घटा देते हो तो शेष कुछ नहीं बचता, शेष आपका शून्य बचता है। क्या बचता है? शून्य बचता है। उसके अलावा प्रबंध बहुआयामी है, प्रबंध काम का भी प्रबंध, लोगों का प्रबंध और परिचालन का प्रबंध यहाँ पे करना पड़ता है। उसके अलावा प्रबंध एक सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सतत मतलब निरंतर जो चलते रहे, ऐसा नहीं कि आज मैंने प्रबंध कर लिया कल को नहीं करना। प्रबंध सतत प्रक्रिया है, मतलब ये कंटिन्यूअस है, क्या है, प्रोसेस है। एक चीज आपको याद रखनी है, देखो बहुत बच्चों के दिमाग में रहता है कि यार हमारे में तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आने वाले, तो कैसे हैंडल होंगे। तो बेटा वो आराम से बताऊंगा कैसे हैंडल होंगे, क्योंकि आपको पहले पॉइंट पता होने चाहिए। अगर आपको पॉइंट ही नहीं पता होगा, कंटेंट ही नहीं पता होगा, तो कैसे आप वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, जो पैराग्राफ फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, कैसे पकड़ लोगे। तो पहले हम करेंगे सारे पॉइंट्स याद, उनको समझेंगे, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसका मतलब क्या होता है, सब कुछ जानेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बाद ना पेपर में कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे आएंगे, तो वो तो आप अटेंड कर लोगे। फिर जो वैल्यू बेस्ड होगा वो तभी पकड़ पाओगे जब आपको उनके बारे में पता होगा। तो वो भी हम समझ, धीरे धीरे हम ना हर कंटेंट को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी जो है आसान लगे। और अगर लास्ट में टाइम बचा तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे लास्ट के उनमें, ठीक है। अभी हम पहले पूरी बुक को रट्टा मार के बिल्कुल खा लेंगे एक तरीके से, ठीक है। तो प्रबंध एक सतत प्रक्रिया, मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उसके अलावा प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। सामूहिक मतलब होता है ग्रुप एफर्ट है ये बेटा, ठीक है। ये इस प्रबंध कभी अकेला बंदा नहीं कर सकता, एक ही बंदा और मैनेजमेंट करेगा नहीं बेटा, एक से ज्यादा बंदे, ग्रुप एक्टिविटी है। क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। तो प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। क्या बेटा? सामूहिक क्रिया है। उसके अलावा प्रबंध एक गतिशील कार्य है। बेटा क्या है? गतिशील कार्य है, चलता रहता है ये भी, ठीक है ना। प्रबंध क्या है? एक गतिशील कार्य, मतलब ये होता है कि चेंजेबल है। बेटा क्या है? ये चेंजेबल है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कि प्रबंध जो है एक डायनामिक फंक्शन है। ये स्टैटिक नहीं है, एक होता है स्टैटिक, वर्ड होता है स्टैटिक। स्टैटिक मतलब स्थिर। क्या ये स्थिर है? हम बोलेंगे नहीं ये स्थिर नहीं है, ये डायनामिक है। डायनामिक मतलब गतिशील, चेंजेबल, जो चेंज हो सके, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सके, तो वो है आपका प्रबंध। और प्रबंध क्या है? एक अदृश्य शक्ति है। बेटा क्या है? अदृश्य शक्ति है। इसका मतलब आप प्रबंध को देख नहीं सकते, बट आप उसको महसूस कर सकते हो कि हाँ ये इतना बढ़िया मैनेजमेंट हो रखा है यहाँ पे। और मैनेजमेंट है क्या? कुछ दिख रहा है? नहीं, बट एक रूल्स रेगुलेशन जो फ्रेम करके तरीका जो चल रहा है, ठीक है, वो आपका क्या है? एक अदृश्य शक्ति है जो कि आपको दिखेगा नहीं, यानी इंटेंजिबल फोर्स है बेटा। ये टेंजिबल नहीं, ये इंटेंजिबल फोर्स है। इंटेंजिबल मतलब जिसको आप ना तो देख सकते हो ना ही टच कर सकते हो। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है, पहला पॉइंट। प्रबंध सर्वव्यापक है, प्रबंध बहुआयामी है, प्रबंध सतत प्रक्रिया है, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, ग्रुप एक्टिविटी है। एक बंदा कभी सिंगल बंदा कभी प्रबंध नहीं है, एक से ज्यादा बंदे आते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा प्रबंध एक गतिशील कार्य, मतलब डायनामिक है, चेंजेबल है, जो चीज चेंज हो सके। क्या है ये? चेंजेबल, ठीक है ना। डायनामिक, डायनामिक आप चाहे तो चेंजेबल लिख लो, चेंजेबल फंक्शन है, ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए ताकि, ठीक है ना। और प्रबंध जो है एक अदृश्य शक्ति है जिसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, मगर आप महसूस कर सकते हो कि हाँ यह प्रबंध हो रहा है। क्लियर है? फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए इसे भी। अब आपके सामने आगे है बेटा, ये प्रबंध के उद्देश्य क्या होता है, प्रबंध का महत्व क्या है। पहले उद्देश्य की बात करते हैं। उद्देश्य बेटा 3 होते हैं, संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और व्यक्तिगत उद्देश्य, ठीक है ना। आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, आपका सोशल ऑब्जेक्टिव्स और आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अगर हम बात करें संगठनात्मक उद्देश्य की, अगर हम बात करें, जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल आपका ऑब्जेक्टिव होता है उसमें लिखा हुआ है, इससे अभिप्राय संगठन में, इससे अभिप्राय संगठन में उपलब्ध मानवीय व भौतिक संसाधनों का, जो मानवीय ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो भौतिक फिजिकल रिसोर्सेज आपके पास है, ठीक है ना, का उपयोग सभी हितार्थियों
के हित में करने से है। इसका मतलब क्या होता है, देखो हितार्थियों का मतलब होता है इंग्लिश में स्टेक होल्डर। क्या होता है, स्टेक होल्डर, नॉट शेयर होल्डर। शेयर होल्डर नहीं बोला मैंने, स्टेक होल्डर बोल रहा। क्यों, शेयर होल्डर तो छोटा सा टर्म है, स्टेक होल्डर बहुत बड़ा टर्म है। स्टेक होल्डर बहुत बड़ा टर्म है। स्टेक होल्डर का मतलब होता है, हितार्थियों का मतलब होता है वो सभी व्यक्ति जो कि आपकी संगठन से, आपके ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे भी बस जुड़े हुए हैं। बात समझो, वो सभी व्यक्ति, वो सभी लोग, वो सभी जो भी आते हैं, ठीक है, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं, उन्हें हितार्थी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हितार्थी। ठीक है ना, तो हितार्थियों की बात कर रहा है तो उसने बोला जिसमें तो आपका कस्टमर भी आ सकता है, उपभोक्ता आ सकता है, इसमें आपका सप्लायर भी आ सकता है, इसमें आपका इन्वेस्टर आ सकता है, इसमें आपका गवर्नमेंट आ सकता है, इसमें आपका शेयर होल्डर आ सकता है, सब आ सकता है ना इसमें। तो उसने बोला ये जितने भी हितार्थी हैं, ठीक है ना, के हित में काम करने से, के हित में करने से। तो उसने बोला इससे अभिप्राय संगठन में उपलब्ध मानवीय व भौतिक संसाधनों का उपयोग, यानी जो संगठन में हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो मानवीय जो लोग काम कर रहे हैं या जो भौतिक संसाधन है वहां पे, ठीक है, का उपयोग सभी हितार्थी हो, यानी जितने भी उससे रिलेटेड है, जितनी भी पार्टीज उससे जुड़ी हुई है, चाहे डायरेक्टली जुड़ी हो चाहे इनडायरेक्टली जुड़ी हो, के हितों में काम करने से। तो संगठनात्मक उद्देश्य में क्या बोला उसने, संगठनात्मक उद्देश्य में इसने बोला कि जितने भी हमारे संगठन के अंदर भौतिक और मानवीय जितने भी संसाधन हैं उनका उपयोग हितार्थी हो, जितने भी सभी हितार्थी हैं, ठीक है, उनके हित में, उनके इंटरेस्ट में काम करने के लिए, उनके अगेंस्ट काम नहीं करना, उनके लिए काम करना है। ठीक है ना। अब इसमें क्या कर सकते हो आप, जैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जीवित रख सकते हो, उसको अधिकतम लाभ की ओर पहुंचा सकते हो, ठीक है, उसका विकास कर सकते हो, इस टाइप की चीजें यहाँ पे की जाती है। दूसरा आता है सामाजिक उद्देश्य। हर एक संगठन का अपने जितने जो लोग जुड़े हुए हैं उससे तो बेटा उनके लिए तो अच्छा करेगा, साथ साथ में जिस सोसाइटी में वो ऑर्गेनाइजेशन है उस सोसाइटी के लिए भी उसको काम करना होता है। तो इसका अभिप्राय प्रबंधकीय क्रियाओं के दौरान किसको, सामाजिक हित का भी ध्यान रखना है। किसका रखना है, सामाजिक हित का ध्यान रखना है। अगर मान लो आपके एरिया में कोई रिलायंस मान लो एक बिल्डिंग बना रही है, वहां पे अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहती है अपनी एक और, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर वहां पे वो इस टाइप का कोई बिल्डिंग या कुछ बनाती है, वहां पे क्या नाम है कंपनी खोलती है, तो फिर उसका क्या क्या सामाजिक उद्देश्य होने चाहिए, उसके उद्देश्य होने चाहिए कि वहां के जो लोग हैं आसपास के उनको एम्प्लॉयमेंट दे सके, उनको रोजगार दे सके, वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो संरचनात्मक जितनी भी ढांचाएं होती है, ठीक है ना, वो संरचना को वो अच्छा और अच्छा कर सके, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर को आधारित जो संरचना होती है उन संरचनाओं को और अच्छा कर सके। तो वहां पे जब भी कोई जिस एरिया में भी जो मतलब इंडस्ट्री आती है या जो भी कंपनी ओपन होती है, उसकी कुछ सामाजिक क्या बन जाती है, सामाजिक उद्देश्य हो जाते हैं कि वहां के लोगों को रोजगार देना है, वहां के क्या नाम, वहां पॉल्यूशन नहीं फैलाना है, वहां ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाना है, वहां पे क्या है आसपास के लोगों के हितों का ध्यान रखना है, प्राइस को कंट्रोल करके रखना है, कीमत को बिल्कुल बढ़ाना नहीं है, ठीक है, मतलब अच्छे से अच्छा काम करना है उस एरिया में, है ना। तो वही लिखा हुआ है। तो समाज के प्रति भी कुछ उद्देश्य होता है तो उसको ध्यान में रखना होता है। और व्यक्तिगत में क्या होता है, व्यक्तिगत में क्या, कर्मचारियों के संदर्भ में, यानी कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा जाता है। इसमें किसका रखा गया, सभी हितार्थियों का ध्यान रखा गया, ठीक है। इसमें किसका रखा है, सामाजिक हित का ध्यान रखा गया, और इसमें कर्मचारियों के हित का ध्यान रखा गया। यानी संगठनात्मक में किसका रखा गया, मानवीय, वो जो हमारे हितार्थी है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं उनका ध्यान रखा हुआ, उनके हितों का, उनके इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ ऑल क्या, इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी की बात की, सामाजिक उद्देश्य का ध्यान रखा गया, और इसमें कर्मचारियों के उद्देश्य का ध्यान रखा गया। तो मैं पढ़ रहा हूं करके, संगठनात्मक उद्देश्य इससे अभिप्राय संगठन में जो भी उपलब्ध मानवीय और भौतिक संसाधन है उनका उपयोग सभी हितार्थियों के हित में करने से, पहला पॉइंट। सामाजिक उद्देश्य इसका अभिप्राय प्रबंधकीय क्रियाओं के दौरान सामाजिक हित का ध्यान रखने से, और व्यक्तिगत उद्देश्य से अभिप्राय कर्मचारियों के संदर्भ में निश्चित किए जाने वाले उद्देश्यों से, यानी कर्मचारियों के लिए भी तो कुछ उद्देश्य होने चाहिए, तो उससे रिलेटेड है यहाँ पे कि उनको अच्छा खासा वेतन मिलना चाहिए, है ना, दूसरी कंपनी के से मिलता जुलता या उनसे भी अच्छा क्या मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए, उनको भविष्य का उनके लिए अच्छा मतलब प्रावधान करना चाहिए। इस टाइप की चीज यहाँ पे देखने को मिलता है ना। उनको कोऑर्डिनेशन चाहिए, क्या कहनी चाहिए ना, आगे स्टैंडर्ड चाहिए बढ़िया, है ना, तो वो चीजें इसके अंदर आती है, किसके अंदर, कर्मचारी वाले पॉइंट में आता है, ठीक है ना। ये आता हमारा व्यक्तिगत उद्देश्य के अंदर, ठीक है ना। तो उनकी भी अपनी कुछ सोशल नीड्स होती है, कोई हाई लेवल नीड्स होती है, उनको उच्च स्तर की नीड्स होती है, वो सब पूरी करवानी होती है यहाँ पे। फिर आता है प्रबंध का महत्व। प्रबंध की महत्व क्या करते हो, देखो प्रबंध का महत्व ना इन्हीं सबको मिला करके, जो अभी तक आपने दो पढ़े, एक तो उद्देश्य पढ़ा और एक आपने उसकी विशेषताएं पढ़ी, तो दोनों को मिला करके आप लिख सकते हो। देखो कैसे, प्रबंध संगठनात्मक उद्देश्य प्राप्त करने में सहायक है, तो संगठनात्मक उद्देश्य प्राप्त करने में सहायक है।
प्रबंध सामाजिक उद्देश्य प्राप्त करने में सहायक है, प्रबंध सामाजिक उद्देश्य प्राप्त करने में सहायक है। प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्य प्राप्त करने में सहायक है, प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्य प्राप्त करने में सहायक है। व्यक्तिगत मतलब जो वहां के कर्मचारी उनके हितों को ध्यान रखना है, सामाजिक मतलब समाज के हितों का ध्यान रखना है, और संगठनात्मक मतलब वहां जितने भी हितार्थी है उनका हितों का ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? तो सीधे सीधे आपको मिल गए कि संगठनात्मक उद्देश्य प्राप्त करने में सहायक है, सामाजिक उद्देश्य प्राप्त करने में सहायक है, और व्यक्तिगत उद्देश्य प्राप्त करने में सहायक है। क्लियर? उसके अलावा प्रबंध गतिशील संगठन तैयार करता है। गतिशील मैंने बताया था ये डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। डायनामिक मैंने बताया था जो चेंजेबल हो, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सके, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ये क्या करता है, तैयार करता है बेटा। तो ये पॉइंट भी आपका विशेषता से आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। तो 3 पॉइंट तो यहां से आ गए, 1 पॉइंट विशेषता से आपका आ गया। ठीक है? उसके अलावा प्रबंध से कुशलता बढ़ती है बेटा। क्या बढ़ती है? कुशलता, यानी एफिशिएंसी बढ़ती है। बहुत आसान सा पॉइंट है। अगर बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा कामों को तो फिर वेस्टेज नहीं होती, बर्बादी नहीं होती, ना ही रिसोर्सेज की बर्बादी होती, ना ही एफर्ट्स की बर्बादी होती जो आपने एफर्ट लगाए अभी तक। तो इसलिए कुशलता यहाँ पे बढ़ती है। तो कुशलता बढ़ रही है। प्रबंध गतिशील संगठन यानी डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करेगा। ये स्थिर नहीं रहेगा, ये गतिशील रहेगा। ठीक है ना? ये संगठनात्मक उद्देश्य प्राप्त करने में सहायक है, सामाजिक उद्देश्य प्राप्त करने में सहायक है, और व्यक्तिगत उद्देश्य प्राप्त करने में सहायक है। साथ ही साथ प्रबंध सामूहिक उद्देश्य प्राप्त करने में सहायक है। यानी इसका क्या होता है, ग्रुप एक्टिविटी को अचीव करना ना भाई, जो ग्रुप गोल्स है, ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स है, उनको अचीव करना होता है। तो प्रबंध सामूहिक उद्देश्य यानी जो ग्रुप का जो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है, ठीक है, उसको प्राप्त करने में सहायक है। तो हमें पता ही है प्रबंध क्यों किया जाता है, ताकि आप उद्देश्य की प्राप्ति कर सको, कुशलता से काम कर सको। कुशलता का है ना, गतिशील ऑर्गेनाइजेशन तैयार करने में सहायक है, और 3 उद्देश्य मैंने आपको लिखवा दिया। ठीक है? तो ये पहला चैप्टर का सब यूनिट 1, मैं बोलूं यूनिट 1 का सब यूनिट 1 आपका खत्म हो गया। अब हम वही जो आपका साइंस, आर्ट और प्रोफेशन वाला है वो अगले पार्ट में स्टार्ट करेंगे। होप्स सो आपको पहला वाला वीडियो समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आप पहले इस तरीके से पहले पूरा याद करिए। इससे क्या होगा, आपको पूरी बुक याद हो जाएगी। इसको नोट डाउन करना है, और आपको ना कैसे करना बताता हूं। सुबह आपको उसको रीड करना है, दिन में रीड करना है, शाम को रीड करना है। रट्टा नहीं मारना, सिर्फ पढ़ के आना है। अगर आप पढ़ते जाओगे रोज, अब जैसे मैं अगली बार ना अगला चैप्टर करा दूंगा, तो आपको शुरू से एक बार रीड आउट करना है, गो थ्रू करना है, सारा पढ़ना है एक बार मुंह से बोल के। तो आप जैसे पढ़ोगे ना सुबह दिन रात, जैसे 3 टाइम की गोलियां होती है, डॉक्टर बोलता है 3 टाइम की गोलियां लो, टाइम पे सही हो जाओगे। ये सुबह की, ये दिन की, ये रात की। तो ऐसे में आपको बोलना है ये गोलियां हैं, ये सुबह को पढ़नी है, दिन में पढ़नी है और शाम को पढ़नी है। सिर्फ पढ़ना है, रीड आउट करना है, रट्टा नहीं लगाना। चाहे याद ना हो कोई दिक्कत नहीं, आप खाली पढ़ के आ जाओ। सुबह, दिन और रात, यानी 3 टाइम्स पढ़ना हर बार, हर दिन। तो इससे क्या होगा, ये सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे, बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। आप पेपर में एक बार पॉइंट्स लिख दिए ना आपने, तो अंदर कंटेंट तो आप थोड़ा बना के भी लिख दोगे ना, उसको पूरे नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। क्लियर हो गया? तो पहला मेरा मेन मोटिव है आपको सभी चैप्टर के बारे में बताना कि सभी चैप्टर है क्या, और उसके बाद फिर हम और डीप जाएंगे अगर टाइम बचेगा आगे तो। क्लियर हो गया? तो फटाफट से नोट डाउन करिए। और मैंने दोबारा बोला 3 टाइम्स आपको रिविजन करनी है, सिर्फ पढ़ना है, वो भी एक बार। ये नहीं बोला एक चीज को 3 बार पढ़ो, नहीं, एक बार। आज सुबह पढ़ा आपने, एक ही बार पढ़ना है, दिन में भी एक ही बार पढ़ना है, शाम को भी एक ही बार पढ़ना है, फिर अगले दिन भी सुबह से दोबारा से एक बार पढ़ना है। कहां से? शुरू से ही। अगर अगला चैप्टर भी हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, आप शुरू से पढ़िए, शुरू से एक बार गो थ्रू करिए, फिर दिन में शुरू से गो थ्रू ये करते रहना, कम से कम 21 दिन तक करना। उसके बाद ये आपको याद हो जाएगा बहुत अच्छे से। क्लियर हो गया? तो चलो मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।